मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए पुलिस को दिए निर्देश। कहा, अपराधों की रियल टाइम रिपोर्टिंग और विश्लेषण के लिए तकनीकी साधनों का करें अधिकतम उपयोग। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने आज हिसार से उज्ज्वल दृष्टि हरियाणा अभियान का किया शुभारंभ। नेत्र जांच के साथ मोतियाबिंद के होंगे फ्री ऑपरेशन। 1,40,000 से अधिक चश्मे किए वितरित। प्रदेश में 30 और 31 जुलाई को आयोजित होंगी हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा। 4 लाख से अधिक अभ्यर्थी देंगे अपने गृह जिले में परीक्षा। और कांवड़ यात्रा आज से हुई शुरू। शिव भक्तों ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर किया बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक। नमस्कार, मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के उद्देश्य से कल देर शाम चंडीगढ़ में पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर स्पष्ट निर्देश दिए कि वे प्रत्येक थाना क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों की स्थिति पर नियमित रूप से निगरानी रखें। यदि किसी भी क्षेत्र में अपराधों में वृद्धि देखी जाए तो त्वरित कार्रवाई करते हुए स्थिति पर नियंत्रण किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि अपराधों को रोकने के लिए केवल जिला स्तर पर ही नहीं बल्कि थाना स्तर पर भी जवाबदेही तय की जाए। करीब 4 घंटे चली इस बैठक में मुख्यमंत्री ने आपराधिक मामलों पर पुलिस कार्रवाई, पुलिस की कार्यप्रणाली में सुधार सहित विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की और आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराध नियंत्रण में लापरवाही को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपराधों की रियल टाइम रिपोर्टिंग और विश्लेषण के लिए तकनीकी साधनों का अधिकतम उपयोग किया जाए ताकि पुलिस तंत्र और अधिक प्रभावी एवं उत्तरदायी बन सके। मुख्यमंत्री ने फिरौती के मामलों पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए इन गंभीर अपराधों पर तुरंत अंकुश लगाने की बात कही। उन्होंने कहा कि अपराधों पर सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा के लिए पुलिस अधिकारियों को प्रदेश के स्कूलों और कॉलेजों में नियमित अंतराल पर निरीक्षण करने को कहा। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को बच्चों से संवाद कर उन्हें सजग करना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को समय रहते रोका जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं को सुरक्षित वातावरण देने के लिए प्रतिबद्ध है और पुलिस प्रशासन इस दिशा में पूरी मुस्तैदी के साथ कार्य करे। नशा तस्करी और उसके सेवन पर सख्ती से अंकुश लगाया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि हर जिले में पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए। मुख्यमंत्री ने सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए वे अपने अपने जिलों में फील्ड स्टाफ को स्पष्ट रूप से निर्देशित करें कि यदि कोई भी पुलिसकर्मी ड्यूटी के समय या वर्दी में शराब का सेवन करते हुए पाया जाए तो उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने बताया कि राज्य में अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस के लिए स्पष्ट निर्देश मिले हैं। पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए गए कि सभी जिले में पुलिस गश्त और चौकसी को और अधिक बढ़ाया जाए ताकि आमजन में सुरक्षा की भावना बनी रहे। वो बहुत ही गंभीर है। पुलिस को भी ये निर्देश दिए गए कि अपराध और अपराधियों के लिए जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए हरियाणा प्रदेश में। वो खुद भी इलाके में निकलें, टूर करें, पब्लिक के सामने दिखें, थानों में मौजूद रहें, थानों की भी विजिट करें, औचक निरीक्षण भी करें, पब्लिक के साथ जुड़ें और पब्लिक के माइंड में एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पर भी जोर दिया जाए। कोई भी मामला हो, चाहे वो एक्सटॉर्शन कॉल्स हैं, चाहे वो महिलाओं के अगेंस्ट क्राइम है या पॉक्सो है या एनडीपीएस है या साइबर क्राइम है, इन सभी पे चर्चा हुई और मैसेज बस ये है कि हमने बहुत सख्ताई से इस तरह के जुर्म, इस तरह के क्रिमिनल्स पे कार्रवाई करनी है, जीरो टॉलरेंस रहनी है। और हाँ, हमारी पुलिस फोर्स में भी अगर कोई कमी नजर आती है, अगर कोई कर्मचारी मान लीजिए शराब पिए हुए पाया जाता है तो उस पे भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जीरो टॉलरेंस। बिकॉज स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने आज हिसार से उज्ज्वल दृष्टि हरियाणा अभियान का शुभारंभ किया। ये राज्यव्यापी अभियान 45 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को निकट दृष्टि सुधार प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया जा रहा है। साथ ही स्कूली बच्चों को निःशुल्क चश्मे भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से
1,40,000 से अधिक चश्मों का एक साथ वितरण किया गया है। ये देश में अपनी तरह का अनूठा अभियान होगा। उन्होंने कहा कि ये पहल नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट के तहत संचालित की जा रही है, जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा विशेष बजट प्रावधान भी किया गया है। हिसार के मेडिकल हब होने के चलते यहां से इसकी शुरुआत की गई। साथ 40,000 बच्चों के चश्मा वितरित किए हैं हमने, और इसके साथ साथ हम जांच भी करवा रहे हैं हर ज़िले में, चाहे वो सिविल अस्पताल हो, चाहे वो सब डिविजनल अस्पताल हो, चाहे वो CHC। तो 190 अस्पतालों में लगभग 190 से थोड़ा ज़्यादा पूरे हरियाणा में आज के दिन जांच चल रही है, और हम सबके बीच में चश्मे बांट रहे हैं। और साथ साथ इसके साथ ये भी है कि कैटरैक्ट जैसी सर्जरीज, क्योंकि बहुत सारी हम हरियाणा में सबसे ज़्यादा कैटरैक्ट सर्जरीज पर ऑल इंडिया में सबसे ज़्यादा कैटरैक्ट सर्जरीज करते आए हैं, और हमें आगे चलकर भी ऐसे ही काम करना है, ताकि हम ये ब्लाइंडनेस ऐसी चीज़ है कि कैटरैक्ट की वजह से बहुत सारे लोग ब्लाइंड हो जाते हैं। हिसार के नागरिक अस्पताल को नई बिल्डिंग आवंटन किए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि बिल्डिंग का चुनाव कर लिया गया है। अन्य विभागों की जमीन खरीदने के बारे में बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा कि आज हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कोई कमी नहीं है। हमारा मकसद है कि सभी नागरिक अस्पतालों में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके, ताकि किसी को प्राइवेट अस्पताल में ना जाना पड़े। आई थिंक चूज हो गई है, मगर उसमें एक तो एनिमल हस्बेंड्री की ज़मीन है वो, और साथ साथ आई थिंक फॉरेस्ट का एरिया भी लगता है, तो उसको हेल्थ में तब्दील करने में थोड़ा सा वक्त लग रहा है। और उसका अलॉटमेंट जो पैसा है वो तो हमारे पास आ गया है, मगर ज़मीन का मसला है, तो हम बाकी डिपार्टमेंट से ये करवा रहे हैं ताकि वो हेल्थ में इसको ट्रांसफ़र जल्द से जल्द करें। आज हमने 700 से भी ऊपर डॉक्टर शामिल किए हैं, हरियाणा गवर्नमेंट ने शामिल किए हैं, और अब जो सिविल अस्पताल में वो उनमें मोर और लेस जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं उनकी वैकेंसीज अब नहीं रही हैं। और आगे चल के भी जैसे हम सुपर स्पेशलिटी की बात करते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि सुपर स्पेशलिस्ट भी हमारे तरफ आएँ। उज्ज्वल दृष्टि हरियाणा अभियान के शुभारंभ पर आज अंबाला छावनी के नागरिक अस्पताल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधान चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पूजा पैंटल ने की, जिसमें बड़ी संख्या में लाभार्थियों ने भाग लिया। इस दौरान चयनित स्कूली बच्चों और बुजुर्गों की आंखों की जांच की गई और जरूरतमंदों को मौके पर ही निःशुल्क नजर के चश्मे प्रदान किए गए। डॉक्टर पूजा पैंटल ने अभियान की उपयोगिता एवं इसके सामाजिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ये अभियान राज्य के विभिन्न जिलों में चरणबद्ध तरीके से आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आंखों के समय रहते जांच और उपचार से न केवल पढ़ाई में बच्चों को सहूलियत होगी, बल्कि बुजुर्गों की भी दैनिक कार्यों में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। स्कूली बच्चे और बुजुर्गों को नजर के मुफ्त चश्मे बांटे जाएंगे। इससे उनको बहुत फायदा होगा। स्कूली बच्चों को जो दूर देखने में तकलीफ आती है वो दूर हो जाएगी, और उनकी आईसाइट में भी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, और बुजुर्गों को भी बहुत फायदा होगा। ये सारे चश्मे निःशुल्क बांटे जा रहे हैं। आज से सारे लोग आ रहे हैं यहाँ पे, बुजुर्ग और स्कूली बच्चे, और उनको हम चश्मे बांट रहे हैं। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लाभार्थियों एवं अभिभावकों ने सरकार की इस जन कल्याणकारी पहल की सराहना की और ऐसे आयोजनों को भविष्य में भी निरंतर जारी रखने की मांग रखी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में उठाया गया ये एक महत्वपूर्ण कदम है, जो न केवल दृष्टिहीनता की रोकथाम में सहायक सिद्ध होगा, बल्कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को भी बढ़ावा देगा। बहुत अच्छा काम कर रखा है, यहाँ पे साफ सफाई का बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, डॉक्टर बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, दवाई अच्छे से मिलती है। तो मतलब बाजार से जो चश्मा मिलता था बहुत महंगा मिलता था, जहाँ पे बिल्कुल फ्री में मिलता है चश्मा। मैं सैनिक का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। चश्मा मिल रहा है फ्री, मैं तो अब तक ले नहीं पाई, 52 साल उम्र होगी मेरी, तो और इससे बड़ी क्या बात है। हाँ जी, मुफ्त मिलेगा, फ्री मिलेगा, अच्छा मानने।
फतेहाबाद में आज उज्जवल दृष्टि हरियाणा अभियान की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य जिले के स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और नेत्र रोग से जूझ रहे आमजन को सुविधा प्रदान करना है। नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक गर्ग ने जानकारी देते हुए बताया कि इस अभियान के तहत जिला स्तर पर विशेष नेत्र जांच शिविर लगाए जा रहे हैं, जहां मरीजों की आंखों की जांच के बाद आवश्यकता अनुसार उन्हें निःशुल्क चश्मे प्रदान किए जाएंगे। हमारा उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति दृष्टि दोष के कारण परेशान न रहे। आने वाले समय में इस अभियान से नेत्र रोगियों की संख्या में कमी आएगी। जिन मरीजों को मोतियाबिंद या अन्य जटिल नेत्र रोग हैं, उन्हें उच्च संस्थानों के लिए रेफर किया जा रहा है, ताकि समय रहते उनका समुचित इलाज हो सके। उनको फ्री में चश्मा दिया जा रहा है और उनका फ्री चेकअप किया जा रहा है और इससे मतलब फ़ायदा बहुत से मरीज उठा रहे हैं, जिससे कि जिसकी नज़र कमज़ोर है नज़दीक की, ठीक है, उसमें वो आगे रेफर भी किया जा रहा है। किसी के सफ़ेद मोती है, काला मोती है, स्क्रीनिंग कैंप है, मतलब उन्हें चेक करके आगे रेफर भी किया जिसकी गंभीर समस्या है उसको। वहीं शिविर में पहुंचे लोगों ने इस पहल की प्रशंसा करते हुए कहा कि सरकार द्वारा चलाया गया ये अभियान किसी वरदान से कम नहीं है। आंखों में जलन और धुंधलापन की समस्या के कारण आज जांच के लिए शिविर में आए थे। बिना किसी खर्च के डॉक्टर ने हमारी आंखों की जांच की और हमें नजर के चश्मे दिए। जलन वगैरह रहती थी, पानी भी आता था और कमज़ोर भी है। इस कैंप के बारे में 2-3 दिन पहले बताया किसी ने, हमारे पड़ोसियों ने बताया कि वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट कैंप लगा है, आपको चश्मा भी प्रोवाइड करवाया जा रहा है, चश्मे अच्छे से देखे जाएंगे, जाँच पड़ताल दिए जाएंगे। कार्य फ्री ऑफ कॉस्ट जिनकी आँखें कमज़ोर है उनको भी चश्मा प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो ये कैपेबल नहीं है। आँखों में दिक्कत थी, मेरी आँखें काफ़ी दिनों से मतलब मेरे को कम दिख रहा था, कोई जाला लगता था, मेरे को महसूस होता था ये चीज़, इसलिए मैंने फिर मेरे को परसों। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने हिसार में महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा में नवीनीकृत प्रशासनिक भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने महाविद्यालय में विभिन्न कार्यों के लिए 21 लाख रुपए की अनुदान राशि देने की घोषणा की। कार्यक्रम में विधायक सावित्री जिंदल भी उपस्थित रहीं। उन्होंने कहा कि ये नया भवन महाविद्यालय के शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्यों को सुव्यवस्थित करने में मदद करेगा। कैबिनेट मंत्री ने महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज सोसाइटी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता भी की। इस बैठक में कॉलेज के विकास, शैक्षणिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने और स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज हरियाणा में स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा शिक्षा का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। हमारा लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि ये संस्थान न केवल उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा शिक्षा प्रदान करे, बल्कि राज्य के लोगों के लिए उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध कराए। प्रदेश में हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा HTET का आयोजन 30 और 31 जुलाई को कराया जाएगा। 30 जुलाई को PGT के लिए लेवल 3 और 31 जुलाई को TGT के लिए लेवल 2 की परीक्षा आयोजित होगी। PRT का लेवल 1 भी 31 जुलाई को ही होगा। इस परीक्षा के लिए प्रदेश भर के 673 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिस पर कुल 4,05,377 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार ने आज पत्रकार वार्ता में आधिकारिक घोषणा कर कहा कि CET परीक्षा को देखते हुए HTET में ये बदलाव किए गए हैं, ताकि विद्यार्थियों का हित सुरक्षित रखा जा सके। अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा गृह जिले में ही ली जाएगी। उन्होंने परीक्षा के समय की जानकारी देते हुए कहा कि सुबह और शाम को परीक्षा रखी गई है। सभी अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जल्द ही बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा आरंभ होने से 2 घंटे 10 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। अभ्यर्थी टोटल अपने आप को मतलब इस परीक्षा में शामिल करने जा रहे हैं, जो कि 673 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। यदि मैं अलग अलग से कैटेगरी वाइज बताऊं तो लेवल 3 परीक्षा जो हमारी है वह 30 जुलाई को शाम को 3 बजे 5:30 बजे तक होगी और यह 399 परीक्षा केंद्रों पर होगी। इसी प्रकार से 31 जुलाई 2025 को जो HTET 2024 की परीक्षा है, यह
673 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी और जो L1 यानी लेवल 1 की जो परीक्षा है वह 280 परीक्षा केंद्रों पर 31 जुलाई को शाम के सत्र में होगी। धार्मिक आस्था का प्रतीक और सावन की पहचान कांवड़ यात्रा आज से शुरू हो गई है। कांवड़ यात्रा को लेकर शिव भक्तों में उत्साह का माहौल है। भगवान शिव के लाखों भक्त अपनी कांवड़ में हरिद्वार, गंगोत्री और गौमुख से गंगा जल भरकर लाते हैं और उसका भगवान शिव का जल अभिषेक करते हैं। भगवान शिव को समर्पित इस माह में काशी, हरिद्वार और प्रयागराज जैसे तीर्थ स्थलों पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। दूर दराज से पहुंचे शिव भक्त गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर गंगा जल भरकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं। हरिद्वार के कनखल स्थित दक्षिणेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। भोले बाबा के ससुराल कहे जाने वाले इस पावन धाम में भक्तों ने जल अभिषेक कर पुण्य अर्जित किया। श्रद्धालुओं का मानना है कि सावन में यहीं से भोलेनाथ सृष्टि का संचालन करते हैं। इसी आस्था के चलते भक्त दूर दूर से यहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं। हरिद्वार में प्रशासन की ओर से मंदिर में सुरक्षा और सुविधा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पुलिस बल तैनात हैं। मेडिकल कैंप, जलपान केंद्र और विश्राम स्थलों की व्यवस्था से श्रद्धालुओं को राहत मिल रही है। कांवड़ यात्रा के लिए आए भक्तों का जोश देखते ही बनता है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में दिन की शुरुआत मंगला आरती के साथ हुई, जिसके बाद मंदिर के द्वार आम दर्शन के लिए खोल दिए गए। प्रयागराज में भक्तों ने भगवान शिव के विविध रूपों की पूजा अर्चना की। राज्य में भी यात्रा को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। वहीं पंचकूला के गांव सकेतड़ी स्थित ऐतिहासिक शिव मंदिर में भी पंजाब, हरियाणा और अन्य राज्यों से श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। मंदिर कमेटी के अध्यक्ष का कहना है कि सावन में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 14 जुलाई को होने वाले ब्रिज मंडल जल अभिषेक यात्रा के सफल आयोजन के लिए सभी जरूरी प्रबंध सुनिश्चित किए जा रहे हैं। फरीदाबाद मंडल के आयुक्त संजय जून ने आज नूह के लघु सचिवालय में जिला प्रशासन के अधिकारियों व आयोजन समिति के साथ समन्वय बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आगामी यात्रा के सुचारू एवं शांतिपूर्ण संचालन के लिए समुचित व्यवस्था की जा रही है। अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि इस यात्रा मार्ग पर संवेदनशील स्थानों की पहचान कर विशेष सुरक्षा प्रबंध किए जाएं। ऐसे आयोजन में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखना हम सब की जिम्मेदारी है। आयोजन समिति भी जिला प्रशासन के संज्ञान में लाए बिना कोई अन्य गतिविधि आयोजित ना करे, ताकि प्रत्येक स्तर पर जिला प्रशासन का सहयोग करें, ताकि मिलजुल कर इस यात्रा का सफल संचालन सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा कि सभी ड्यूटी मजिस्ट्रेट पूर्ण रूप से चौकस होकर कार्य करें और किसी विशेष परिस्थिति में अपने विवेक से जनहित में फैसला लें। आयुक्त ने कहा कि मंदिरों की ओर जाने वाले मार्गों पर जाम की स्थिति न बनने दी जाए। प्रशासन ने भारी वाहनों के लिए जो रूट डाइवर्ट किया है, उन आदेशों की सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। राजस्थान के अलवर, गुरुग्राम, दिल्ली, तावड़ू व होंडल की ओर से आने वाले भारी वाहनों के लिए 14 जुलाई को रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। इसी प्रकार सुरक्षा के लिए ड्रोन, एयरक्राफ्ट, ग्लाइडर, हॉट एयर बलून, पतंगबाजी, पटाखों और आतिशबाजी पर 13 व 14 जुलाई के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। कोई जरूरत लगती नहीं है कि कोई इस प्रकार की हो, लेकिन यात्रा स्मूथली गुजर जाए और टाइम से जैसे जैसे स्टेज पर तीनों मंदिर में जाना है उसमें कोई रास्ते में रुकावट ना आए, उसी के लिए दिशा निर्देश। जो शर्तें हैं वो तो प्रशासनिक तौर पर जिला प्रशासन ने दी है, तो वो तो आप उसमें कंडीशंस में देख सकते हैं। बाकी एडवाइजरी तो यही है कि भाई शांतिपूर्वक यात्रा हो, जो कि सबका उद्देश्य है, और स्मूथली हो, बिना किसी इंसिडेंट के हो, वो हमारा ध्येय है। राजस्थान के चूरू में फाइटर जेट हादसे के शिकार हुए शहीद पायलट स्क्वाड्रन लीडर लोकेंद्र सिंह सिंधु का कल शाम रोहतक में पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। भाई ज्ञानेंद्र ने उन्हें मुखाग्नि दी। इस मौके पर जिला प्रशासन की ओर से उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह ने शहीद के पार्थिव देह पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी।
सेना की टुकड़ी द्वारा हवा में फायरिंग कर शहीद को अंतिम सलामी भी दी गई। बता दें कि 9 जुलाई को चुरू में वायुसेना का जगुआर फाइटर जेट क्रैश हो गया था। इस हादसे में रोहतक स्क्वाड्रन लीडर लोकेंद्र सिंह सिंधु और राजस्थान के पाली जिला के फ्लाइट लेफ्टिनेंट ऋषि राज सिंह देवड़ा शहीद हो गए थे। उनके पार्थिव शरीर को देर सायं हिंडन एयरपोर्ट से रोहतक लाया गया, जहां परिजनों ने अंतिम दर्शन किए। शहीद लोकेंद्र सिंह सिंधु की अंतिम यात्रा में अनेक गणमान्य लोगों सहित बड़ी संख्या में नागरिकों ने भाग लिया। अंतिम यात्रा में शहीद लोकेंद्र सिंह सिंधु अमर रहे के नारे गूंजते रहे। शहीद लोकेंद्र के पिता जोगिंदर सिंधु महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से वर्ष 2023 में अधीक्षक के पद से रिटायर हुए थे। शहीद लोकेंद्र ने यूनिवर्सिटी कैंपस स्कूल से 12वीं की कक्षा पास की थी और उसके बाद एयरफोर्स में शामिल हुए। उनके बड़े भाई ज्ञानेंद्र ने बताया कि लोकेंद्र 9 जुलाई की सुबह जगुआर जेट पर ट्रेनिंग के लिए निकले थे। को पायलट को ट्रेनिंग देते वक्त ये हादसा हुआ। इससे पहले उन्होंने सुबह 10 बजे पिता को मोबाइल फोन पर कॉल की थी। किए गए कार्यों का देश के प्रति जो उन्होंने किए उनको हमेशा याद रखा। 1 महीने का बेटा है। पिछले सोमवार को ही वो गए हैं यहाँ से। परिवार वालों से बात हुई। 12 बजे टेक ऑफ करने से पहले उनकी वाइफ से उनकी बात हुई है कि अगले शुक्रवार को वो आएंगे। तो सारा आना था उन्होंने, बस वो आधे घंटे के बाद दुर्घटना हो गई। मेरे सूचना आई, न्यूज़ के थ्रू भी आई, कुछ वहाँ से भी मिली, साथियों से भी मिली कि कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी और अपने प्लेन को बचाते हुए और जो गांव पर जिस गांव पर उड़ रहा था उस गांव को बचाते हुए उन्होंने सबसे पहले उसको सेफ जगह पर ले जाने की कोशिश करी। लेकिन सेफ जगह ले जाते वो बहुत कम हाइट पर आ गए थे। ऊंचाई कम रह गई। ऊंचाई कम रहने की वजह से वो इजेक्ट नहीं कर पाए और शहीद हो गए। मैं अपने ब्रिगेडियर साहब के पास ले गया तब उसने जो है अप्लाई कर रखा था इसे और उसमें उसने जो है पूछ लिया कि जो है सारी इंटरव्यू वगैरह लेके तो उसने उसको हौसला दिया कि मैंने इसकी पूरी जो है नॉलेज देख ली है, सेलेक्ट होगा ज़रूर और बेसिक अप्लाई करे। दो भाई हैं, एक बहन है। बता 2022। हाँ, एक बच्चा है। हाँ, मेरा सिलसिला मैंने उसको जब तक यहाँ और कहीं भी उसने कोई चीज़ की डिमांड की, अपेक्षा करी, मैंने उसकी सब पूरी की। गुरुग्राम में हुई सनसनीखेज वारदात में एक स्टेट लेवल टेनिस प्लेयर की उसके पिता ने गोली मारकर हत्या कर दी। 25 वर्षीय राधिका गुरुग्राम के सुशांत लोक फेज 2 में अपने माता पिता के साथ रहती थी और अपनी टेनिस एकेडमी चला रही थी। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि राधिका द्वारा टेनिस एकेडमी चलाने को लेकर उसके पिता नाराज थे। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपी ने लाइसेंसी हथियार से गोलियां चलाकर अपनी बेटी राधिका की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पिता को पकड़कर अदालत में पेश कर 1 दिन की रिमांड में लिया है। वारदात में इस्तेमाल की गई पिस्तौल भी बरामद कर ली गई है। सेक्टर 57 के किसी एरिया में रहती है। पुलिस के द्वारा उसके घर जाकर के पता किया गया लेटर ऑन, तो मालूम हुआ कि ये जो राधिका है ये टेनिस प्लेयर थी और फिलहाल ये कोई अपनी टेनिस एकेडमी चला रही थी। इसके पिता के द्वारा इसको गोलियां मारी गई हैं, जिसको पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है और उससे पूछताछ की गई है तो उन्होंने इस घटना को अंजाम देना स्वीकार किया है। फिलहाल जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें पुलिस को मालूम हुआ है कि जो मृतक का है उसको 3 गोलियां कुल मिलाकर के लगी हुई हैं और एक्यूज के ब्रदर के द्वारा पुलिस की कंप्लेंट फाइल की गई है और उसके द्वारा ये एलिगेशन लगाए गए हैं कि उनको शक है कि उसके द्वारा गोली मारी गई है। एक्यूज दीपक जो है उसकी उम्र करीब 49 ईयर्स है। उसके द्वारा घटना को अंजाम देना स्वीकार किया गया है और पुलिस के द्वारा उसको अरेस्ट कर लिया गया है। पूर्व मंत्री असीम गोयल ने आज अंबाला शहर विधानसभा के 3 गांव रोशनपुर, जैतपुर और जंधेड़ी गांव के लोगों की मांगों को पूरा करते हुए पीने के पानी की पाइपलाइन डालने के कार्य का शिलान्यास किया। करीब 1 करोड़ 72 लाख रुपए वाली इस योजना के शुभारंभ अवसर पर पूर्व मंत्री ने बताया कि पीने के पानी की पाइपलाइन को लेकर गांव वासियों की मांग नायब सरकार ने पूरी की है। आज नायब सरकार शहरी क्षेत्र और ग्रामीण अंचल में तेजी के साथ विकास कार्य करवा रही है और विकास के लिए कटिबद्ध है।
जैतपुर और गांव जंदेहड़ी में। आज लगभग 1.25 करोड़ रुपए की लागत से पीने के पाइपलाइन की जो काफ़ी लंबी ग्रामीण हमारे साथियों की डिमांड थी कि पाइपलाइन बदलवाई जाए, आज ऐसे इन तीनों गांवों में इन कामों का जो है शिलान्यास किया है। और माननीय नायब सिंह सैनी जी की जो सरकार है, हर हरियाणवी के लिए, चाहे ग्रामीण अंचल है चाहे शहर का क्षेत्र है, एक विकास कराने के लिए लगातार कटिबद्ध है। लगातार विकास जो है सब जगह पे चल रहा है और उसी नाते आज इन 3 गांवों के अंदर जो पानी की जो पाइपलाइन है, काफी लंबी मांग थी उनकी, उसको आज पूरा करने का। आज असीम गोयल ने अपने आवास पर जन सुनवाई कार्यक्रम में लोगों की समस्याओं को सुना और उनका मौके पर ही समाधान करवाया। इस दौरान बिना खर्ची पट्टी के सरकारी नौकरी लगे युवाओं ने भी पूर्व मंत्री से मुलाकात कर सरकार का आभार जताया। मेरा नाम ग्रुप डी भर्ती में चयनित हो गया है, जिसके तहत मुझे सरकारी नौकरी बिना पर्ची बिना खर्ची के अपनी मेहनत के दम पर मिली है। मैं नायब सैनी सरकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब नायब सैनी जी का धन्यवाद करता हूँ। कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी ने आज फतेहाबाद के जिला प्रशासनिक परिसर में आयोजित कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने नागरिकों की शिकायतें सुनकर उनका मौके पर ही समाधान करवाया। बैठक में जिले भर से कुल 16 जन शिकायतें मंत्री के समक्ष रखी गई, जिनमें से 9 का मौके पर समाधान कर दिया गया, जबकि 7 मामलों में विभागीय जांच के आदेश दिए गए। बैठक के बाद उन्होंने सुशासन दिवस कार्यक्रम में भी भाग लिया और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी साझा की। इस मौके पर श्रुति चौधरी ने कहा कि शासन और प्रशासन की कार्यप्रणाली में किसी प्रकार का अनुचित हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। जनता को उनके न्याय संगत हक के लिए संघर्ष ना करना पड़े, इसके लिए व्यवस्था को प्रभावी और संवेदनशील बनाया जाए। सभी अधिकारी शिकायतों को गंभीरता से लें और समाधान में पारदर्शिता सुनिश्चित करें। मंत्री ने कहा कि सरकार का फोकस न केवल विकास बल्कि पारदर्शिता, जवाबदेही और त्वरित कार्यवाही पर भी है। इसके बाद सुशासन दिवस कार्यक्रम में मंत्री ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के ऑनलाइन संदेश को जिलावासियों तक पहुंचाया। पेंडिंग में डाल दिए हैं। माननीय नायब सैनी जी के मार्गदर्शन में हर एक को इंसाफ मिले, गरीब खास तौर पे वो ऐसे ना महसूस करे कि वो अकेला है, और इसलिए ये सारा का सारा इस प्रकार से व्यवस्था बनाई जाती है ताकि हमारे जो जितने भी लोग हैं उनका की जो दिक्कतें हैं वो सामने आए और वो हम लगातार हमारी मीटिंग जैसे सीएम साहब के स्तर पे मेरे स्तर पर रही है और इस बार काफ़ी कुछ सुधार लाए हैं। और जो लैप्सेस रहते हैं, क्योंकि ये ऐसा काम है कि एक लंबा काम है, तो इसके अंदर हम काफ़ी बजट भी लेके आ रहे हैं, वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान की ओर से आज पलवल जिले के गांव कुशलीपुर में मेगा कृषि आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर पंजाब नेशनल बैंक के अंचल प्रमुख प्रवीण गोयल ने कहा कि ये भारत सरकार के ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान और ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और उद्यमशीलता के अवसरों के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के तहत ग्रामीण युवाओं, विशेषकर बीपीएल परिवारों और महिलाओं को स्थानीय आवश्यकताओं और रुचियों के अनुसार विभिन्न कौशलों में प्रशिक्षित करना और उन्हें सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए प्रेरित करना और सहायता प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि इस वित्त वर्ष में सरकारी योजनाओं पर किसानों को सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। वहीं पीएनबी के प्रमुख प्रबंधक पांडे अमन आनंद ने बताया कि कृषि आउटरीच कार्यक्रम के तहत नाबार्ड किसानों, एफपीओ और एनजीओ के साथ मिलकर केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई गई स्कीमों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई है। साथ ही किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड, होम लोन, गोल्ड लोन सहित अन्य स्कीमों के बारे में जागरूक किया गया है। किसान उक्त स्कीमों का लाभ उठा सकते हैं। 5000 करोड़ है बैंक का पीएनबी का टारगेट है। इसी कैंपेन से हम सिर्फ एग्रीकल्चर लोन बढ़ने के लिए 5000 करोड़ हमको ये लक्ष्य निर्णय किया। इसीलिए बहुत सस्ती स्कीम है। आपका पता है गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलता है, गवर्नमेंट से इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है, और आपका ये सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, उसमें भी काफी कार्यक्रम हम रखा हुआ है इधर।
ये हम हर गाँव से हर फैमिली को लिए ये हम रीच करना है ये कैंपेन। कई तरह के एग्रीकल्चर किसान भाइयों के लिए कई तरह के प्रोडक्ट्स हैं जो कि बड़े सस्ते दरों पे उसमें ऋण मुहैया कराई जाती है। कई सारे स्कीम में हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के साथ काफ़ी क्लोज कोऑर्डिनेशन में जो है उनको वित्तीय समावेशन या वित्तीय जो संपोषण भी है उसको भी करते हैं। कई जगह उनको इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है। आज के डेट में हमारा बड़ा ही मतलब कम डॉक्यूमेंट के साथ एग्रीकल्चर के लिए लाइक कि आप किसान क्रेडिट कार्ड हो गया, किसान गोल्ड स्कीम में है, किसान इच्छा पूर्ति स्कीम है और कई सारे बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए भी एग्रीकल्चर में हम बड़े सस्ते दरों पे ऋण मुहैया करा रहे हैं। मेगा आउटरीच कार्यक्रम में पहुंचे लाभार्थियों ने बताया कि सरकार की ये अच्छी योजना है जिसका हमें लाभ हुआ है। बैंक द्वारा जो ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है उसे आजीविका का साधन बनाएंगे। साथ ही इस राशि से फसल अवशेष प्रबंधन की मशीन खरीदकर अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने का कार्य भी करेंगे। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।